हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू द ड्रीमर्स प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो 2024 अप्रैल को अपना टारगेट लेके चले हैं, सपना संजोए चले हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए आज मैं स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, स्पेशली फिजिक्स की। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एनडीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लीस्ट काउंट टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, दो कैटेगरीज में मैंने फिजिक्स के टॉपिक्स को डिवाइड किया है और आप देख पा रहे हो टोटल 18 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर दो कॉलम्स क्यों हैं? वो दो कॉलम्स इसलिए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड दीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन। वैसे मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है, कि लीस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज हो सकता है पता चला बंदे ने किताब ही नहीं खोली इस चक्कर में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा पिछले 5 साल में किस तरीके से यूपीएससी की स्ट्रेटेजी रही है, एनडीए की स्ट्रेटेजी रही है क्वेश्चंस को बनाने की, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक क्विक सेशन में इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लीवर। पिछले 5 साल में, पिछले साल 2023 एनडीए 2 में आपको लीवर से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उससे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया था। ठीक है, तो मैं इसको सबसे लीस्ट कैटेगराइज करूंगा क्योंकि हम लोग सीबीएसई में लीवर के बारे में वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर एनर्जी पे लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था न्यूक्लियर फ्यूजन से, दैट वाज नियर अबाउट 2022 के आसपास कभी एक क्वेश्चन बना था, बट इसके पहले और इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। उसके बाद मूव करते हैं सेमीकंडक्टर, तो इसकी बात करूंगा 2019 में ही आखिरी बार यहां से सवाल बना था। उसके बाद से सेमीकंडक्टर से भी कोई सवाल बनने बंद हो चुके हैं। सेंटर ऑफ मास से यहां पे इनर्शिया बेस एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन आया था 2019 में, यानी कि लॉकडाउन के बाद से काफी सारी स्ट्रेटेजीज चेंज हुई हैं, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मूव करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, बट एक चीज और है कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी वेरी करती है, कि अगर एक अभी पूछ लिया, 2 साल बाद एक सवाल और आ जाएगा, 3 साल बाद एक सवाल है। तो पिछले 5 सालों में यहां से अब तक हमें कुल मिला के 3 सवाल देखने को मिले हैं। तो चांसेस हैं कि हो सकता है अप्रैल में आपको इस यहां से क्वेश्चन मिले, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि एक भी क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, मूविंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भैया देखो, अब तक यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है, वो है एक्सरे की फ्रीक्वेंसी। बस पिछले 5 साल में एक ही सवाल यहां से ऑब्टेन हुआ है, वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई थी। इसके अलावा बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपसे राइट हैंड रूल, पाम रूल, यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, और अभी तक पिछले 5 सालों में यहां से मिला के 3 सवाल बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे मैग्नेटिज्म में बच्चे को बहुत ज्यादा डीप जाके स्टडी करना पड़े। अब मूव करते हैं उसके बाद, यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन वैसे तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है तो सबसे पहले इसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में यहां से सिर्फ 3 से 4 सवाल हमें देखने को मिले हैं। उसमें भी सारे सवालों में सिर्फ डायमेंशंस पूछी गई हैं, जैसे कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क, पावर, फोर्स, इनकी डायमेंशंस आपसे डिस्कस हुई हैं। तो आई डोंट थिंक किसी बच्चे को यूनिट्स एंड डायमेंशन पे ज्यादा टाइम इस समय वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रेविटेशन। वैसे तो ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन 2020 में आपको यहां से एक सवाल और 2023 में आपको यहां से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिले हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, यानी कि एक बार एक सवाल आया और एक बार 4 सवाल आए। ठीक है, तो 2 ही बार अब तक ग्रेविटी के क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन एक बार 1 और दूसरी बार 4। यानी कि एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में एक भी सवाल ग्रेविटेशन का ना बने, लेकिन अगर बना तो 4 से 5 सवाल आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रख के चलो। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये मेरे डिटेल्ड फिजिक्स वाले वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स और ह्यूमन आई। अगर आप देख रहे हो, मैंने दोनों को अलग अलग सेक्शंस में रखा है, ऑप्टिक्स को दूसरे नंबर पे और ह्यूमन आई को 9वें नंबर पे। ऐसा इसलिए करा है बेटा, वैसे तो ह्यूमन आई ऑप्टिक्स का पार्ट है, लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, वो क्या है कि ह्यूमन आई से अकेले 15 से 16 सवाल देखने को मिले हैं पिछले 5 सालों में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दैट्स व्हाई हर एक बच्चे को ऑप्टिक्स तो पढ़ना है, और ऑप्टिक्स में भी रिफ्रैक्शन पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स पे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, रे ऑप्टिक्स पे स्टिक रहें, उसको डीपली पढ़ें, और रे ऑप्टिक्स में भी रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पढ़े, और ह्यूमन आई को तो बिल्कुल अलग से टाइम देना बहुत कंपलसरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज 40+ क्वेश्चंस पिछले 5 साल में यहां से देखने को मिले हैं, जबकि ऑप्टिक्स से, यानी कि अगर ऑप्टिक्स की बात करूं एक्सक्लूडिंग ह्यूमन आई, तो यहां से आपको 36 और इसको मिला के 14 सवाल, 15 सवाल आपको टोटल। तो मैं इसको टोटल काउंट करूं तो नियर अबाउट 50+ क्वेश्चंस आपको
ऑप्टिक्स से देखने को मिले हैं पिछले 5 सालों में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस बेस्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बेस पे बने हैं, तो इसको इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आसान है। 10th क्लास तक की इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत डीपली एस चांद को कवर कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मूविंग टू द सिंपल हार्मनिंग मोशन, नाम बड़ा है लेकिन काम छोटे, कैसे मैं बताता हूं। 3 ही टॉपिक आज तक पूछे गए हैं, सवाल बहुत आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, 20 से 25 सवाल देखने को मिले हैं, लेकिन कैटेगरी फिक्स है, साउंड, टाइम पीरियड एंड तीसरा टॉपिक है आपका स्प्रिंग। बस ये 3 कैटेगरी में सवाल आज तक पूछे गए हैं और यहीं से उम्मीद है कि दोबारा से पूछे जाएंगे। उसके बाद मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत बहुत लेंथी यूनिट है अगर देखी जाए तो, बट सच्चाई है कि यूपीएससी में यहां से सिर्फ 2 से 3 कैटेगरी में सवाल पूछे जाते हैं, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है मेरे डिटेल्ड फिजिक्स वाले वीडियो में देखना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद मूव करता हूं काइनेमेटिक्स। सिर्फ 2 कैटेगरी के सवाल यहां से देखने को मिलते हैं, 15 सवाल अब तक पूछे गए हैं, 2 से 3 सवाल आपको हर बार पेपर में देखने को मिल सकते हैं। यहां पर जो आपके टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स, और इसके अलावा जो आपके आते हैं ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, तो दोनों के दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही रहेगा पूरा टॉपिक। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि फोर्स। फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नो डाउट, बट यहां से अब तक जो सवाल देखने को मिले हैं हर बार पेपर में 1 से 2 सवाल, और सबसे अच्छी बात क्या है, वो सवाल जो है एक ही टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, मोमेंटम और सेकंड लॉ, दैट्स इट, ठीक है। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर की बात की जाए तो 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट यूनिट एक है। पिछले 5 सालों में 4 सवाल यहां से देखने को मिले हैं आपको, उनमें से भी 2 आपके पावर बेस्ड थे और एक आपका एनर्जी और एक आपका वर्क पे बेस्ड था। मूव करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपकी 2 पार्ट्स में, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, बट सॉलिड मैकेनिक्स से कोई भी क्वेश्चन पिछले 5 सालों में देखने को नहीं मिला है। फ्लूइड मैकेनिक्स से जो कैटेगरी मिली है दैट इज डेंसिटी एंड आपका प्रेशर, बस यही इसके बेस पे क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं। उसके बाद मूव करते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको क्लियर कर चुका हूं। अच्छा, अब एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सोलर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तक जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं किस बेस पे, या तो साइज ऑफ द प्लेनेट या तो डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। तो इन बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में आपको ये सब बातें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार है। जैसा कि आपको फिजिक्स की स्ट्रैटेजी मिली गई है, मैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आया हूं। चैप्टर वाइज हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वही 9 चैप्टर्स हैं, 9-10 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और 5 सालों में जो इनसे सवाल बने हैं वो हम लोग बताएंगे भी आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको पहला जो चैप्टर है वो है मैटर और इसका क्लासिफिकेशन। अब मैटर में आप लोगों को उसके टाइप सारे पढ़ने हैं कि मैटर कितने टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसाइंस एंड कंडेंसेट। इसी में आपको देखना है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप के मिक्सचर हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ये पूरा आपको देखना है। फिर आपको जाना है कि जो मिक्सचर आपने बनाए हैं उन मिक्सचर्स को अलग कैसे करना है। इसका वीडियो ऑलरेडी आपके YouTube पे पड़ा है, जाना चैनल पे देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैटर एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको बेसिक फिनोमेनास के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे एक सवाल पूछ देता है कि किडनी स्टोन का फॉर्मूला क्या है, दांतों का फॉर्मूला क्या है, टोमेटो में कौन सा एसिड है, वैसे तो एसिड और बेसिस में भी बन जाता है वो क्वेश्चन। तो ये बेसिक फिनोमेना है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में आपसे पूछ देता है कि जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फलों का पकना है, बालों का सफेद होना है, अंडे का पकना है, ये कैसे कैसे चेंजेस हैं। तो यही आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करना है कि ये फिजिकल चेंज है या नहीं है। अब जो केमिकल चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के साथ चलते हैं। उसी का मतलब है जो आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। 2018 से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो चांसेस बन सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाए। फिर आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको थॉमसन मॉडल से लेकर बोर तक पढ़ना है कि थॉमसन ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, बोर ने क्या बोला था। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में आपको गामा रेडिएशन से लेकर रेडियो वेव्स तक पढ़ना है। रेडियो वेव्स के बारे में ही पूछा जाता है कि रेडियो वेव्स का क्या यूज है, गामा का क्या यूज है, विजिबल क्या है, विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है वो कितना है, वो आपको देखना है। फिर बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी में आपको जितने भी न्यूक्लियर फिनोमेना है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया, इसके बारे में पूछा जाता है। सन में एक बार पूछा गया था कि सन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ऐसे करके सवाल बन जाते हैं। आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट भी साथ के साथ पढ़ना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो कंपोनेंट
कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट टेबल हमारा जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। उसी पे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऐसे करके बतेरे सवाल बन जाते हैं। तो वो आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी वीडियोस आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट में पूछ देगा कि किसका कहां पे यूज है। जैसे 2023 के क्वेश्चन में 2023 के पेपर में पूछा हुआ था कि जो हीटर का फिलामेंट होता है वो किसका होता है। इस तरीके के आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब आप लोग वीडियो को फॉलो करोगे। नेक्स्ट है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपसे डक्टाइल, मेलिबिलिटी, ये सब चीजें पूछता है कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो यहीं पे आपको ये सवाल बहुत ज्यादा बन जाएंगे। इसी में आपका एक पोर्शन है विच इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से आपको कंफर्म बोल रहा हूं 3 से 4 सवाल मिलने ही मिलने हैं। वो रिएक्टिविटी सीरीज का एक वीडियो मैं 10 मिनट का बना के आपको दे दूंगा कि कौन कौन से पॉसिबल सवाल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, फिर इसी में मेटलर्जी भी आएगी। मेटलर्जी में स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब सवाल बनते हैं, वो आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज होती है? वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरीके से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो रिएक्शंस होंगी वो भी इन्हीं में हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका एसिड और बेसिस। एसिड और बेसिस में सिंपल सिंपल सवाल पूछेगा। एंड स्टिंग, बी स्टिंग, नेटल जो स्टिंग होता है उनके में डंक में कौन कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड है, स्पेनिश में कौन सा एसिड है, ऐसे करके एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। वो हम लोगों ने जब एसिड और बेसिस की हमने जो वीडियो बनाई थी उसको जाके आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिस में आपसे सिर्फ और सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछता है, कभी पूछ देगा कि एंटा एसिड का पीएच कितना होता है, डाइजीन क्या है, आपका जो इनो होता है उसमें क्या क्या होता है, इस तरीके के सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्ट्स एंड कंपाउंड्स। सॉल्ट्स की अगर बात करें तो एसिड और बेसिस का जब भी आपका रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने पर सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करी मैंने, बेकिंग पाउडर की बात करी, इस तरीके के सवाल बन जाते हैं। लास्ट आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन में आपको देखना है कि कार्बन कैटिनेशन करता है। अब कैटिनेशन क्या है इसके बारे में ध्यान रखना, जब हम लोग कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे तो वीडियो को फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इसके ऊपर सवाल बन जाता है। टेट्रावैलेंसी है, ये कैटिनेशन है, इस सवाल बन जाता है। इसी में इथेनोइक एसिड, एस्टर, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल, ऐसा आपका कार्बोक्सिलिक, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन इसमें बते रहे हैं। तो आपने ये जो 9 चैप्टर 10 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, यही आपके हैं जो आपके 15 से 20 सवाल बनाता है। बाकी के जो अगर मैं बात करूं जो मिसलेनियस चैप्टर्स हैं जिसमें फर्टिलाइजर, पेंट्स, ड्रग्स, आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने जो 15 से 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बन रहे हैं वो ये 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक के आपने पीवाईक्यूज के साथ साथ कंसेप्चुअल भी लगाने हैं। जैसे ही आप लगाओगे तो आपके 15 से 18 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। बाकी के 2 जो क्वेश्चन है उनको छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 50 में से 85 अटेम्प्ट करने कोशिश करने हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट हो सके और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हो सके। तो आपने यही काम करना है, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर कोमल मैम और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉसिबिलिटीज है कि वहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? सो हियर आर द टॉपिक्स: सेल एंड सेल साइकिल, टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल टैक्सोनॉमी, मिनरल एंड विटामिन, डिजीजेस, एनिमल एंड प्लांट reproduction. next is your human physiology and plant physiology. बेटा ये जो टॉपिक्स है मैंने ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा रखे हैं, मतलब आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सेल चैप्टर है और सेल साइकिल है। मैक्सिमम मैंने जितने भी 2019 से अभी तक के जितने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सेल से, मतलब हर बार मैं ये देख रही हूँ कि 2 से 3, 3 से 4 और लास्ट टाइम तो हद हो गई 7 क्वेश्चन आपके सेल और सेल साइकिल से ही आए थे, ठीक है? तो सेल इज गोइंग टू बी योर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप सेल और टिश्यू और टैक्सोनॉमी अगर ये 3 टॉपिक को बाय हार्ट क्लियर करके जाते हो बेटा, देन आपके बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे। सेकेंड इज टिश्यू। टिश्यू में प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, इसमें से सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करने का है वो है आपका प्लांट टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, परमानेंट क्या होते हैं और उनके सब टाइप्स। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो आपसे स्क्लेरेनकाइमा से पूछे गए हैं और आपसे पैरेनकाइमा से पूछे गए हैं, ठीक है? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घुमा फिरा के एक ही जगह से क्वेश्चन पूछते हैं। और प्लांट क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कम क्लियर होता है इसलिए प्लांट से जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारे से सारे क्वेश्चन प्लांट से ही बनते हैं। और अगर आपके एनिमल टिश्यू से कोई क्वेश्चन देखा गया है तो वो मैक्सिमम टाइम आपका एपिथेलियल टिश्यूज से देखा गया है।
इनके जो वीडियोस हैं वो भी मैं 10 मिनट्स 10 डेज सीरीज मैंने शुरू कर दी अपने शेरशाह बैच पे। वहां पे मैंने शॉर्ट वीडियोस बना बना के डाले हुए हैं जिसमें प्रिसाइज पढ़ाया गया है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यू कैन वॉच, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आप देखोगे टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी से जो आपको ध्यान देना है बच्चों, वो ये ध्यान देना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन से फाइलम। आपको बस एक बार फाइलम क्लियर करने हैं और उसके बाद आपको ये देखना है उसके एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल एंड फाइलम, दैट्स इट। आपसे ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कैटेगरी ऑफ द वर्टिब्रेट। आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म फ्लैट होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, मैं उसका वीडियो भी एक क्रिएट कर दूंगी टेक्सोनॉमी का, वन शॉट 10 मिनट्स के अंदर आपको, जिसमें बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या, मिनरल एंड वाइटामिन एंड डिजीज। तो आपकी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं वो पूछी जाती है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना मैं कोशिश करूंगी सारे के सारे जो शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स बना के मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बार बार रिपीटेडली वही डिजीज। सीडीएस के पेपर भी आप एनालाइज कर सकते हो, एनडीए के पीवाईक्यूज भी आप एनालाइज कर सकते हो, कहीं ना कहीं सीडीएस के एनडीए में और एनडीए के सीडीएस में 9 to 10th लेवल रहेगा, और बहुत बहुत ज्यादा इजी रहने वाले हैं बायो के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका एनिमल एंड प्लांट रिप्रोडक्शन। तो इसमें से आपको जो फोकस करने वाली बात है वो है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन। आपको यह पूछा जाएगा कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है। आपसे एनिमल में अगर पूछा जाएगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, कौन से हार्मोन्स बना रहे हैं, और क्या इनका रोल है, बस। इससे ज्यादा डिटेल में मत जाना कि पॉलिनेशन क्या होता है, कि कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 4-5 लाइन में ये टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपसे बहुत रेयर अगर क्वेश्चन पूछा है तो पूछा है, अदरवाइज बाकी आप देखोगे एक्सक्रीटरी से मेरे को क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिले, ना मेरे को आपको नर्वस सिस्टम से देखने को मिले। तो आप बहुत ज्यादा ना एक्सपैंड मत करो, अब प्रिसाइज पढ़ने का टाइम आ गया है, तो बिल्कुल प्रिसाइज पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखना है, और टाइप ऑफ रूट देख लेना, एडवेंटिशियस कौन सी होती है, और टैप रूट, और ये सारी चीजें। ठीक है, बस, बहुत डिटेल में नहीं। मैंने फिर बोला सबसे इंपॉर्टेंट सेल चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत। सेकंड आपका हो जाएगा टिश्यू, और थर्ड होगा आपका टेक्सोनॉमी। दैट्स इट। डिजीज आपने कुछ कॉमन डिजीजेस है, उसका वन शॉट डला हुआ है, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो बस इतना ही आपका बायोलॉजी में आता है। और बायो छोड़ोगे तो बेटा बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे, बिकॉज आपका 9-10 के लेवल से इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, आपके 40 नंबर बड़े आराम से आपके हाथ में आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके टॉपिक्स, इनका वेटेज मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये कुछ पीवाईक्यूज है यहाँ पे मैंने डाल रखा है, तो इसमें आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सेल चैप्टर और टिश्यू से ही पूछे गए हैं। ये 2 चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, आई एम वाइंडिंग दिस वीडियो। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन।